Hello students, welcome to our current affairs class series. In today's session, we will discuss some important current affairs of 9th of July 2024. तो 9 जुलाई 2024 के हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो इन टूडेज सेशन, आज के सेशन में सबसे पहले हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार के बारे में चर्चा करेंगे। इंटरनेशनल न्यूज में हम डिस्कस करेंगे कोई इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट हुआ है किसी कमेटी के थ्रू, किसी दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कोई एमओयू साइन हुआ है, कहीं पर किसी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हुआ है, या किसी भी कंट्री से कोई न्यूज आ रही है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनती है, वो हम इंटरनेशनल न्यूज में कवर करेंगे। देन वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट बैंकिंग और फाइनेंशियल न्यूज। तो बैंक और वित्तीय समाचार हम डिस्कस करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। देन अगर इंडियन डिफेंस या फॉरेन डिफेंस से कोई भी न्यूज आती है, कोई डिफेंस मिनिस्ट्री ने कुछ भी लॉन्च किया है, कोई नई स्कीम लॉन्च की है, या फिर कोई एक्सरसाइज हो रही है, मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, उससे रिलेटेड जो न्यूज बनती है वो हम डिफेंस में कवर करेंगे। देन विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार, कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स हम देखेंगे। स्पोर्ट्स, किसी भी एग्जाम्स के लिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज काफी इंपॉर्टेंट होती है, तो रिसेंटली जो स्पोर्ट्स न्यूज बन रही है इंपॉर्टेंट, वो हम खेल समाचार में कवर करेंगे। देन वी विल डिस्कस सम महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डेज न्यूज, रिसेंटली बुक्स एंड देयर ऑथर्स, रीसेंट अपॉइंटमेंट्स, नियुक्तियां और रेजिग्नेशन से रिलेटेड न्यूज डिस्कस करेंगे। अभी कहीं पर कोई सबमिट हुई है, कॉन्फ्रेंस हुई है, कोई इंपॉर्टेंट सबमिट बनती है तो वो देखेंगे, ऑब्जरी न्यूज देखेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे पुरस्कार और मान्यताएं, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। एंड द एंड ऑफ द क्लास, एंड क्लास और सेशन के लास्ट में हम कंप्लीट समरी देखेंगे कि आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। क्लियर? तो ये हमारे टॉपिक्स रहने वाले हैं आज के सेशन के। So the images used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator. If you are the owner of any image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपने पहले इंटरनेशनल न्यूज के साथ। अभी ईरान के प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट हुआ है बेसिकली, जिनका नाम क्या है, मसूद पेजेशकियन। तो सुधारवादी मसूद पेजेशकियन ने ईरान का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। तो काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है मसूद। अभी ईरान के क्या बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं। तो पहले तो सिंपली आपको नाम याद रखना है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, तो मसूद पेजेशकियन। तो न्यूज देख लेते हैं और क्या क्या पॉइंट्स बन सकते हैं यहाँ से। तो 6 जुलाई 2024 को डॉक्टर मसूद, एक जो सुधारवादी राजनीतिक और हृदय सज्जन है, उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति चुनाव के पुनः मतदान में लगभग 53% वोटों के साथ जीत हासिल की है। वह मोहम्मद मोकबर से पद ग्रहण करेंगे। इससे पहले कौन थे ईरान के प्रेसिडेंट, मोहम्मद मोकबर, जो 19 मई 2024 को इब्राहिम रईसी की मृत्यु के बाद से अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में सेवा कर रहे थे। तो एक्चुअल में तो इब्राहिम रईसी थे, बट उनकी अभी डेथ हो गई थी, तो जो इंतरिम राष्ट्रपति थे वो कौन थे, मोहम्मद मोकबर। तो पेजेशकियन को 28 जून 2024 को आयोजित पहले दौरे में किसी भी उम्मीदवार को बहुमत नहीं मिलने के बाद दूसरे दौर के मतदान में चुना गया है। उन्होंने 30.5 मिलियन मतों में से 16.3 मिलियन मत प्राप्त किए, जबकि उनके प्रतिद्वंदी सईदी जलीली ने 13.5 मिलियन मतदान प्राप्त किए। क्लियर? तो नाम याद रखना है, मसूद, जिन्हें अभी ईरान का क्या बनाया गया है, राष्ट्रपति बनाया गया है। नेक्स्ट इज ऑल्सो इंटरनेशनल न्यूज। भारत क्वाड सहयोगियों के साथ मालाबार मुकाबले के लिए तैयार, चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच। तो भारत इस अक्टूबर में बंगाल की खाड़ी में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मालाबार नौसैनिक अभियान की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है। देखो क्या है, क्वाड समूह है जिसमें 4 कंट्रीज हैं। कौन कौन सी कंट्रीज हैं, इंडिया है, यूएसए है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। तो इन क्वाड कंट्रीज के बीच में एक नवल एक्सरसाइज होती है जिसे हम क्या नाम देते हैं, मालाबार नवल एक्सरसाइज। तो आपको याद रखना है, मालाबार नवल एक्सरसाइज किस किस के बीच में होती है, 4 कंट्रीज के बीच में, इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया।
इस बार की मालाबार जो एक्सरसाइज है वो कहाँ पर कंडक्ट की जाएगी? बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में से कंडक्ट किया जाएगा। यह अभ्यास दक्षिणी चीन सागर में चीन की आक्रामक कार्रवाई और भारतीय महासागर क्षेत्र में उसके बढ़ते प्रभाव के कारण बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच हो रहा है। अभ्यास का इस बार 28वां संस्करण होगा, जिसमें उन्नत पनडुब्बी रोधी युद्ध पर केंद्रित होगा। लक्ष्य 4 देशों के बीच सैन्य अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देना है। क्लियर? तो मालाबार एक्सरसाइज किस किस के बीच में हो रही है? इंडिया और यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में। कहां पर कंडक्ट हो रही है? बे ऑफ बंगाल में। नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। सो दो ऑर्गेनाइजेशन है, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और एक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अभी इन दोनों ने पार्टनरशिप की है, ग्रो विद ट्री टू ड्राइव इन श्रीनगर। सो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के लिए, पेड़ों के फायदे को बढ़ाने के लिए, हरियाणी बताने के लिए, बढ़ाने के लिए, और जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके इफेक्ट को कम करने के लिए बीएसएफ और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने श्रीनगर जम्मू कश्मीर के में जो बीएसएफ का मुख्यालय है वहां पर पेड़ों के साथ आगे बढ़े वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की है। ठीक है। प्रतिभागियों में कमांडिंग ऑफिसर राजीव बर्दुवाज, एसबीआई शाखा प्रबंधक निशांत सिन्हा, बीएसएफ अधिकारी, एसबीआई अधिकारी और केंद्रीय विद्यालय के स्कूली बच्चे भी शामिल रहे। इस अभियान के तहत कई पेड़ लगाए गए, जिसमें हरे भरे और स्वस्थ पर्यावरण को बनाए रखने की प्रतिबद्धता पूरी हुई। नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। बैंक और फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज है। तो डीएमआरसी, दिल्ली मेल मेट्रो रेल कॉरपोरेशन एंड रेल विकास निगम लिमिटेड साइन एमओयू टू वर्क एज प्रोजेक्ट सर्विस प्रोवाइडर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो डीएमआरसी और आरवीएनएल ने भारत और विदेश में बुनियादी ढांचा परियोजना पर परियोजना सेवा प्रदाताओं के रूप में कार्य करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते ज्ञापन में क्या होगा? मेट्रो सिस्टम, रेलवे, उच्च गति रेल, राजमार्ग, मेगा ब्रिज, सुरंगें, संस्थागत भवन, कार्यशालाएं या डिपो, सिग्नल और दूरसंचार कार्य और रेलवे विद्युतीकरण जैसी परियोजनाएं शामिल होंगी। डीएमआरसी के निर्देशक डॉक्टर पीके गर्ग और आरवीएनएल के निर्देशक राजेश प्रसाद द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आरवीएनएल रेल मंत्रालय के तहत एक नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है और डीएमआरसी एक संयुक्त उद्यमी कंपनी है, जिसमें भारत सरकार और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार की इक्विटी भागीदारी है। क्लियर? तो अभी एमओयू साइन किया गया किस किस के बीच में? डीएमआरसी के बीच में और आरवीएनएल के बीच में, ताकि भारत और भारत के बाहर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो रेलवे सर्विस से रिलेटेड है उसको और ज्यादा बढ़ाया जा सके या गतिशील बनाया जा सके। नेक्स्ट इज बंधन बैंक अपॉइंटेड रतन कुमार केश एज इंतरिम एमडी एंड सीईओ। तो बंधन बैंक ने रतन कुमार को अंतरिम प्रबंधन निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। वह 3 महीने के लिए या नियमित एमडी और सीईओ नियुक्त होने तक जो पहले हो सेवा करेंगे। तो या तो वो 3 महीने तक करेंगे या जब तक परमानेंट कोई रेगुलर एमडी सीईओ अपॉइंट नहीं हो जाता तब तक ये क्या करेंगे? काम करेंगे। रतन कुमार केश वर्तमान में बंधन बैंक के कार्यकारी निर्देशक और मुख्य परिचालक अधिकारी हैं। वह चंद्रशेखर घोष संस्थापक और वर्तमान एमडी और सीईओ का स्थान लेंगे, जो 9 जुलाई 2024 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। क्लियर? तो बंधन बैंक ने अभी इंतरिम एमडी सीईओ किसे अपॉइंट किया है? रतन कुमार केश को। Next is also related to banking and financial IEX, Indian Energy Exchange Limited reappoint SN Goyal as CMD, promote Rohit Bajaj as joint MD। तो जो अभी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड बोर्ड है उसने एसएन गोयल को सीएमडी के रूप में पुनः नियुक्त किया है, रीअपॉइंटमेंट हुआ है। रोहित बजाज को संयुक्त एमडी के रूप में बेसिकली पदोन्नत किया है। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज बोर्ड लिमिटेड बोर्ड ने सत्यनारायण गोयल को 10 अगस्त 2024 से प्रभावी 3 वर्ष के लिए अपने अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त करने की मंजूरी दी है। बोर्ड ने वर्तमान में कार्यकारी निर्देशक के रूप में कार्यरत रोहित बजाज को 10 अगस्त 2024 से प्रभावी 3 वर्षों के लिए संयुक्त प्रबंधन निदेशक के पद पर पदोन्नत भी किया है। गोयल 10 अगस्त 2024 को 70 वर्ष की आयु प्राप्त करेंगे और एमडी के रूप में उनका कार्यकाल 9 अगस्त 2024 को व्यापारिक घंटों के समापन से समाप्त हो जाएगा।
क्लियर। आईएएक्स बोर्ड ने 10 अगस्त 2024 से प्रभावी राजीव गुप्ता को स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त करने की भी मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट बैंकिंग एंड फाइनेंस ही रिलेटेड है बेसिकली। तो अभी टाटा पावर ने घर घर सोलर इनिशिएटिव लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश के अंदर, और ये कहां से स्टार्ट किया गया है? वाराणसी से। तो को भारत ने लक्ष्य रखा हुआ है कि 2047 तक भारत को कार्बन न्यूट्रल बनना है, कार्बन कम से कम उत्सर्जित हो, उसके लिए सौर परियोजनाएं बहुत सारी भारत में चल रही हैं। तो अभी टाटा पावर सोलर सिस्टम ने क्या किया है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य क्या है कि हर घर की छतों पर सोलर पैनल या क्लीन एनर्जी के रूफटॉप सोलर सॉल्यूशन हो। क्लियर। इससे क्या होगा, कार्बन न्यूट्रिशन भी कम होगा और बिजली की सेविंग्स भी होगी। तो उद्यम का उद्देश्य छत पर सौर समाधान के माध्यम से हर घर को स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना है। यह निवासियों के लिए पर्याप्त वित्तीय बचत का वादा करता है। यह पहल महत्वपूर्ण पर्यावरणीय लाभ भी प्रदान करती है। नेक्स्ट इज ICICI Lombard introduce elevated revolutionary health insurance with AI। तो ICICI लोम्बार्ड ने एलिवेट पेश किया है एआई के साथ स्वास्थ्य बीमा में क्रांति। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसको रेवोल्यूशनाइज करने का प्लान स्टार्ट किया है। तो यह अभियान पेशकश आधुनिक जीवन शैली की विविध आवश्यकताओं और अप्रत्याशित चिकित्सा आपात स्थितियों को पूरा करने के लिए डिजाइन की गई है। उत्पाद व्यक्तिगत समाधान और व्यापक कवरेज पर जोर देता है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड भारत में एक प्रमुख निजी सामान्य बैंक बीमा करता बेसिकली एक तरह की एनबीएफसी है। क्लियर। नेक्स्ट इज आरबीआई ने क्वार्टर सेकंड 2024 के लिए मैन्युफैक्चरिंग सर्वे लॉन्च किया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने विनिर्माण क्षेत्र के लिए अपने त्रैमासिक ऑर्डर बुक्स इन्विटीज और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण पेश किया। सर्वेक्षण का उद्देश्य मौद्रिक नीति के निर्णयों को सूचित करना है। 2008 में इस सर्वेक्षण ने नए ऑर्डर इन्विटी स्तर और क्षमता उपयोग जैसे प्रमुख मानदंडों पर महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान की है। सर्वेक्षण पूरे भारत में विनिर्माण कंपनियों को कवर करता है। क्लियर। नेक्स्ट इज सेबी इशू न्यू गाइडलाइंस टू एनहेंस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑपरेशन। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो भारत की शेयर मार्केट पर कंट्रोल करता है, उसने क्या किए, नए दिशा निर्देश जारी किए किसके लिए, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी संचालन को बढ़ाने के लिए। तो बाजार नियामक सेबी ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। परिपत्र में रेटिंग कार्रवाई के संबंध में कंपनी द्वारा की गई अपीलों से निपटने के लिए विशिष्ट समय सीमाएं प्रस्तुत की गई हैं। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए व्यापार करने में आसानी को बढ़ाना है। मार्केट पारदर्शिता में सुधार के लिए सेबी के निरंतर प्रयासों का हिस्सा यह एक दिशा निर्देशक है। नेक्स्ट इज आरबीआई ने रिपोर्ट जारी किया। आरबीआई रिपोर्ट से रिलेटेड है। सो आरबीआई ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें आरबीआई ने बताया है कि जो भारत में एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट है फाइनेंशियल ईयर 2024 में वो 6% की वृद्धि पर रही है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2023 में 3.2% की वृद्धि पर थी। तो भारत में रोजगार वृद्धि विश्व वर्ष 2024 में 6% तक बढ़ गई है, जबकि 2023 में ये कितनी थी, 3.2% थी, जो अभी आरबीआई ने डेटा रिलीज किया है उसके अकॉर्डिंग। इस वृद्धि ने कुल रोजगार को 643.3 मिलियन तक पहुंचा दिया है, जो पिछले वर्ष 596.7 मिलियन से अधिक है। इस अवधि के दौरान कुल 46.7 मिलियन नौकरियां सृजित की गई हैं। रिपोर्ट रोजगार क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों को उजागर भी करती है। तो अकॉर्डिंग टू आरबीआई रिपोर्ट्स, इंडिया के जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट है वो कितना परसेंट तक बढ़ा है, 6% तक इंक्रीज हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट इज डिफेंस न्यूज। So annual defense production hit record high for approximately 1.27 lakh crore in financial year 2024 according to Ministry of Defense। तो Ministry of Defense ने अभी क्या किया है, एक डेटा जारी किया है जिसमें ये बताया है कि जो भारत की वार्षिक घरेलू रक्षा उत्पाद है वो 1.27 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है।
और अगर हम प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करें तो इस बार 16.7% की वृद्धि हुई है। तो रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और निजी कंपनियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे डीपीएसयू और पीएसयू का कुल उत्पादन मूल्य का 79.2% और निजी क्षेत्र का 20.8 हिस्सा था। रक्षा निर्यात में भी महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई, जो फाइनेंशियल ईयर 2024 में 21,083 करोड़ रुपए तक पहुंच गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 32.5% अधिक है। इस वृद्धि का श्रेय रक्षा उत्पादों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई नीतिगत सुधार और पहलों को भी दर्शाता है। क्लियर? नेक्स्ट इज डीआरडीओ कंडक्टेड सक्सेसफुली ट्रायल ऑफ इंडिजीनियस लाइट टैंक जोरावर इन गुजरात। तो स्वदेशी एक लाइट टैंक है जोरावर, जिसका वजन लगभग 25 टन है और जिसको लार्सन एंड टुब्रो ने डिजाइन किया है। अभी गुजरात में उसका क्या किया गया है, सफल परीक्षण किया गया है बाय डीआरडीओ। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। जोरावर पूछ लेगा, जोरावर क्या है? जोरावर एक स्वदेशी लाइट टैंक है जिसको किसने बिल्ड किया है? लार्सन एंड टुब्रो ने, और इसका वजन कितना है? 25 टन। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान ने गुजरात के हजीरा में स्वदेशी लाइट बैटल टैंक जोरावर के सफल परीक्षण किए। टैंक इसका वजन 25 टन है, जो लार्सन एंड टुब्रो के सहयोग से डिजाइन किया गया था। डीआरडीओ और एलएलटी ने रूस यूक्रेन संघर्ष से सबक लेते हुए टैंक में घूमने वाले गोला बारूद में मानव रहित सतह वाहनों को एकत्रित किया है। भारतीय सेना ने 59 जोरावर टैंकों के लिए प्रारंभिक आदेश दिए और कुल 354 हल्के टैंकों की संभावित खरीद की योजना है। तो 59 का भी ऑर्डर दिया है और योजना कितने की है कि लगभग 354 टैंक, हल्के टैंक्स आगे चल के खरीदे जाएंगे। नेक्स्ट इज ऑल्सो अ डिफेंस न्यूज। तो भारत रूस संयुक्त उद्यम, तो इंडिया रशिया ज्वाइंट वेंचर IRRPL डिलीवर 35,000 AK-203 राइफल टू इंडियन आर्मी। तो 5 जुलाई को इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड ने भारत सेना को 35,000 AK-203 असोल्ट राइफल की पहली खेप दे दी है। ये राइफल उत्तर प्रदेश के अमेठी में कोरवा आयुधिक निर्माण में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर अभियान पहल के तहत बनाई गई थी। तो कहां पर बनाई गई है राइफल? अमेठी में कोरवा आयुध निर्माण में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ये बनाई गई है। AK-203 राइफलें भारतीय लघु शस्त्र प्रणाली राइफलें और AK-47 राइफल की जगह लेंगी। राइफल की मैगजीन क्षमता 30 राउंड और प्रभावी रेंज 80 मीटर और वे प्रति मिनट 600 राउंड फायरिंग भी कर सकती हैं। नेक्स्ट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज। NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड साइबर पीस फाउंडेशन लॉन्च डिजिटल शक्ति 5.0 एट न्यू दिल्ली। सो बेसिकली जो वुमेन्स हैं उनको एम्पावर करना, उनकी स्किल्स को बढ़ाना, साइबर स्पेस में वुमेन्स को क्या नाम है आगे बढ़ाना। तो इस गोल के साथ लगभग 10 लाख वुमेन्स को हमें क्या करना है, इस स्कीम के तहत शिक्षा या कौशल बेसिकली पहुंचाना है। इसके लिए डिजिटल शक्ति 5.0 बेसिकली स्कीम स्टार्ट की गई है। तो 5 जुलाई को राष्ट्रीय महिला आयोग और साइबर पीस फाउंडेशन ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में डिजिटल शक्ति अभियान के 5वें चरण डिजिटल शक्ति 5.0 का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य साइबर स्पेस में महिलाओं और लड़कियों को डिजिटल रूप से सशक्त और कौशल युक्त बनाना है, जिसका लक्ष्य कितना रखा गया है कि लगभग 10 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित करना है। इस कार्यक्रम में प्रमुख हस्तियों में NCW के अध्यक्ष रेखा शर्मा, साइबर पीस के संस्थापक और वैश्विक अध्यक्ष मेजर विनीत कुमार, रांची झारखंड से सांसद संजय सेठ और केंद्रीय राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह बघेल शामिल रहे। कार्यक्रम में डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण, सशक्तिकरण कार्यशालाएं और बहुभाषी डिजिटल संस्थान हब और चैट बॉक्स का निर्माण शामिल है, ताकि साइबर सुरक्षा ज्ञान को बढ़ाया जा सके। क्लियर? तो डिजिटल शक्ति 5.0 किस किसने लॉन्च किया है? NCW एंड साइबर पीस ने। और कहां पर लॉन्च किया गया है? विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज। तो इंडियन रेलवेज, भारतीय रेलवे के GSV वडोदरा ने एरोस्पेस शिक्षण और अनुसंधान के लिए एयरबेस के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। तो गति शक्ति विश्वविद्यालय जो वडोदरा ने भारत में एरोस्पेस शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एयरबेस के साथ एक निर्णायक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
समझौते पर हस्ताक्षर एयरबेस इंडिया और दक्षिण एशिया के अध्यक्ष और एमडी रेमी मलाड और गति शक्ति विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मनोज चौधरी द्वारा किए गए हैं। हस्ताक्षर समारोह में प्रमुख हस्तियों में रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव, किजरापु राममोहन नायडू, रवनीत सिंह, जया वर्मा सिन्हा और वुमलुमंग वुअलनाम शामिल थे। समझौते में 40 जीएसबी छात्रों के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति, जीएसबी में एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना और एयरबेस एविएशन चेयर प्रोफेसर पद की शुरुआत भी शामिल है। क्लियर? Next is NASA set to launch Habitable World Observatory Telescope to find inhabited planet by 2050। तो नासा 2040 में हैबिटेबल वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी लॉन्च करने जा रही है ताकि सौर मंडल के बाहर परग्रही जीव और बसे हुए ग्रहों का प्रमाण मिल सके। तो HW एक अनोखा दूरबीन है जिसे सुपर हबल कहा जाता है, जो जीवित जीवों द्वारा उत्सर्जित विभिन्न बायो सिग्नेचर का पता लगाने में सक्षम है। दूरबीन का लक्ष्य 2050 तक आबाद ग्रहों की खोज करना है। 2 गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सॉम मिशन के लिए भी चुन लिया गया है, जिसमें से 1 अक्टूबर 2024 तक मिशन पर जाएगा। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट मैंडेट्स BIS स्टैंडर्ड फॉर स्टेनलेस स्टील एंड एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स। सो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, जो BIS यानी ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो है, उसका जो पद चिन्ह है बेसिकली वो जरूरी होगा भारत में किसी भी स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम के बर्तन पे। यह निर्देश 14 मार्च 2024 से प्रभावी वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के अंतर्गत आता है। अब इन बर्तनों के लिए ISI मार्क अनिवार्य है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। नेक्स्ट इज ICAI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कोलैबोरेशन किया है AI ऑडिट टूल को डेवलप करने के लिए फॉर कॉर्पोरेट इंडिया। तो AI ऑडिट टूल डेवलप किया जाएगा जिसके थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो ऑडिट करना है रिपोर्ट्स को वो काफी इजी हो जाएगा कॉर्पोरेट इंडिया में। उपकरण का उद्देश्य कॉर्पोरेट भारत की निगरानी करना और धोखाधड़ी का पता लगाना है। ICAI अध्यक्ष रंजीत कुमार अग्रवाल ने पुष्टि की कि एक प्रस्ताव मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सचिव कृष्णन को भेजा गया है। सहयोग का उद्देश्य कॉर्पोरेट प्रशासन और जवाबदेही को बढ़ाना है। क्लियर? नेक्स्ट इज इंडिया रैंक 5th इन Gen AI innovation, China leads। So basically India ranked 5th in generation AI innovation, trailing behind China, US, Republic of Korea and Japan। तो भारत ने 5वां रैंक हासिल किया है, जिसमें पहले पर चीन है, दूसरे पर अमेरिका है, तीसरे पर कोरिया है, चौथे पर जापान है और 5वें पर भारत है। भारत ने अपनी स्थिति के बावजूद Gen AI पेटेंट प्रकाशनों में सबसे अधिक वार्षिक वृद्धि दर दिखाई है। देश में जनरेशन AI नवाचार के माध्यम से आर्थिक प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं। रैंकिंग भारत के AI क्षेत्र में बढ़ते प्रभाव को भी उजागर करती है। क्लियर? नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स न्यूज। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हमारी नेक्स्ट न्यूज है, लुइस हैमिल्टन ने 9वीं बार ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीत लिया। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है बेसिकली लुइस हैमिल्टन, जो मर्सिडीज ड्राइवर हैं, उन्होंने 7 जुलाई को इंग्लैंड के सिल्वरस्टोन सर्किट में F1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है और यह इनकी 9वीं जीत है। यह हैमिल्टन की 104वीं ग्रैंड प्रिक्स जीत है और मर्सिडीज के लिए उनकी 150वीं पोडियम फिनिश थी। 3 बार के विश्व चैंपियन मैक्स वर्स्टेपन जो रेड बुल के ड्राइवर हैं वो दूसरे स्थान पर रहे, जबकि मैकलेंडर के लैंडो नॉरिस तीसरे स्थान पर रहे। तो आपको याद रखना है लुइस हैमिल्टन ने ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीती है। इनकी ये 9वीं ग्रैंड प्रिक्स है, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स है और ओवरऑल 104वीं ग्रैंड प्रिक्स प्री जीत है। क्लियर? नेक्स्ट, इंडियन स्क्वैश प्लेयर ट्रम्प एंड एशियन स्क्वैश डबल चैंपियनशिप 2024। तो अभी मलेशिया में एशियन स्क्वैश डबल चैंपियनशिप कंडक्ट की गई थी 2024 की मलेशिया के जोहर में, जहां पर भारत की स्क्वैश खिलाड़ियों ने ये चैंपियनशिप जीत लिया है। तो भारत टीम ने पुरुष युगल और मिश्रित युगल दोनों श्रेणियों में जीत हासिल की है। यह उपलब्धि स्क्वैश में भारत की बढ़ती क्षमता को भी दर्शाता है। क्लियर? नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज न्यूज।
तो वर्ल्ड किश्वाहिली लैंग्वेज डे, तो यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने 7 जुलाई को वर्ल्ड किश्वाली लैंग्वेज डे के नाम से सेलिब्रेट करना बेसिकली स्टार्ट किया है। यह दिन अफ्रीकी परिवार की सबसे व्यापक रूप में उपयोग की जाने वाली भाषाओं में से एक स्वाहिली की संभावनाओं को बढ़ाना है। 2000 थीम की 23-24 की अगर हम थीम की बात करें तो किश्वाहिली शिक्षा और शांति की संस्कृति, और पहली बार यह दिन 7 जुलाई 2022 को मनाया गया था। क्लियर? नेक्स्ट इज बुक्स एंड ऑथर न्यूज। तो अरुणाचल प्रदेश गवर्नर रिलीज ए बुक टाइटल कारगिल वॉर बाय लेट कॉलोनर एम.बी. रविंद्रनाथन। तो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. परनायक ने दिवंगत कर्नल मांगो बसप्पा रविंद्रनाथ द्वारा लिखित पुस्तक कारगिल युद्ध टर्निंग पॉइंट का विमोचन किया। पुस्तक का विमोचन बेंगलुरु कर्नाटक में कारियप्पा हॉल राजेंद्र सिंह जी आर्मी ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट में किया गया। संस्मरण 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान राजपुताना राइफल की 2nd बटालियन द्वारा सामना की गई चुनौतियों को याद करता है। 2 राज राइफल ने ट्रांस सेक्टर में तोतलिंग पर कब्जा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसे ऑपरेशन विजय में भारतीय सेना की बड़ी सफलता मानी जाती है। तो बुक याद रखनी है आपको, कारगिल युद्ध, जिसे अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स डेजिग्नेटेड एज नोडल मिनिस्ट्री फॉर हज कमेटी ऑफ इंडिया। तो भारत की हज समिति के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर को चुना गया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, जिसका नेतृत्व केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू कर रहे हैं, को भारतीय हज समिति के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में नामांकित किया गया है। यह जिम्मेदारी पहले फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा संभाली जाती थी, यानी विदेश मंत्रालय के द्वारा संभाली जाती थी, और अब हज समिति किसके अंडर आ गई है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। यह नियम, जिन्हें हज समिति नियम 2024 कहा जाता है, अब इन कर्तव्यों को मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर को सौंपा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर हज समिति के लिए नामांकन के लिए विदेशी मामले, गृह मामले, वित्त और नागरिक उड्डयन सहित अन्य मामलों के साथ समन्वय करेगा। क्लियर? नेक्स्ट इज रचेल रिव्यू, ब्रिटेन फर्स्ट वुमेन फाइनेंशियल चीफ। तो रचेल रिव्यू को ब्रिटेन की पहली महिला वित्त प्रमुख के रूप में अपॉइंट किया गया है। 45 वर्षीय शास्त्री ने राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का संकल्प लिया है। उन्हें 5 जून को चांसलर नियुक्त किया गया था, जब कीर स्टारमर के नेतृत्व वाली लेबर पार्टी ने आम चुनाव में जीत हासिल की थी। रेचल अब यूके के बजट की प्रभारी हैं। नेक्स्ट इज सबमिट एंड कॉन्फ्रेंसेस न्यूज। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल इनिशिएट प्रोजेक्ट परी फॉर द 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। तो आप सबको पता है, जो 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक है वो भारत में हो रही है, और ऐसा पहली बार है कि नए भारत में नई दिल्ली में इस समिति का आयोजन किया जा रहा है। तो इसी कमेटी के दौरान प्रोजेक्ट परी मींस पब्लिक ऑफ आर्ट भी क्या किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के थ्रू लॉन्च किया गया। यह परियोजना ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घ द्वारा निष्ठापित की गई है। भारत भर के 150 से अधिक दृश्य कलाकार भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने के लिए दीवार चित्र, भित्ति चित्र, मूर्ति और स्थापना कला का निर्माण कर रहे हैं। यह पहली बार है जब यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता भारत करेगा, और भारत इसकी मेजबानी भी करेगा। क्लियर? तो 46th मीटिंग ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी कहां पर कंडक्ट की गई है? इंडिया के न्यू दिल्ली में। और इंपॉर्टेंट ये इसलिए बन जाता है क्योंकि ये ऐसा पहली बार हुआ है। डन। नेक्स्ट इज ऑब्चुरी न्यूज। तो जॉन लैंडो जो ऑस्कर विजेता फिल्म निर्माता थे, अभी उनका 63 वर्ष की उम्र में लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में बेसिकली डेथ हो गई है। तो उन्होंने 1997 की हिट फिल्म टाइटैनिक का सह निर्माण किया, जिसे 11 अकेडमी पुरस्कार मिले, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी शामिल है। उसके साथ साथ लैंडो ने 2009 की फिल्म अवतार और इसकी अगली कड़ी अवतार द वे ऑफ वाटर का भी सह निर्माण किया। उन्होंने जेम्स कैमरून की प्रोडक्शन कंपनी लाइट स्टार एंटरटेनमेंट में मुख्य परिचालक अधिकारी के रूप में भी सेवा की है। तो ऑस्कर विनर जॉन की अभी क्या हो गई है? डेथ हो गई है। कहां पर? लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में एट द एज ऑफ 63।
नेक्स्ट इज अवार्ड्स एंड रिकग्निशन। तो महाराष्ट्र विन बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड फॉर 2024। तो 2024 के लिए सब सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का अवार्ड किसको दिया गया है? महाराष्ट्र को। घोषणा 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति द्वारा की गई। समिति की अध्यक्षता भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और केरल के राज्यपाल न्यायमूर्ति पी सदाशिवम कर रहे हैं। महाराष्ट्र की कृषि क्षेत्र में उपलब्धियों को यह पुरस्कार मान्यता देता है। तो बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड 2024 इज बेसिकली वॉन बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो इंपॉर्टेंट अवार्ड है, आपको याद रखना है कि बेस्ट अवार्ड किसने जीता है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जीता है। नेक्स्ट इज HCL टेक रोशनी नडार मल्होत्रा रिसीव फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो HCL की बेसिकली कंपनी की चेयरपर्सन है रोशनी नडार, जिन्होंने शेवलियन दे ला लेजियन दे ऑनर, जो बेसिकली फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो जीता है। यह अवार्ड IT क्षेत्र में उनके योगदान और HCL टेक में उनके नेतृत्व को मान्यता देता है। रोशनी नडार मल्होत्रा भारत में सूचीबद्ध IT कंपनी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है। क्लियर? नेक्स्ट इज तमिल राइटर शिव शंकरी सिलेक्टेड फॉर डॉक्टर C नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेसी अवार्ड। तो प्रमुख तमिल लेखिका हैं शिव शंकरी, जिनको डॉक्टर C नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह प्रतिष्ठित सम्मान तमिल साहित्य संस्कृति में उनके अपार योगदान का जश्न मनाता है। शिव शंकरी ने समकालीन भारतीय साहित्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह पुरस्कार साहित्य के प्रति उनके आजीवन समर्पण को भी मान्यता देता है। तो याद रखना है आपको, शिव शंकरी जो तमिल राइटर हैं, उनको डॉक्टर C नारायण रेड्डी अवार्ड से नवाजा गया है। उसके साथ साथ नेक्स्ट अवार्ड एंड रिकॉग्निशन की बात करें तो डॉक्टर अर्पित चोपड़ा रिसीव प्रेस्टिजियस एक्सीलेंस अवार्ड फॉर पाइनिंग वर्क इन होम्योपैथी। तो डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जो एक प्रतिष्ठित होम्योपैथिक चिकित्सक हैं, उनको NDTV MSME शिखर सम्मेलन में उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? भोपाल के मैरियट होटल में आयोजित किया गया। उनके वैकल्पिक चिकित्सा में योगदान के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। कई उच्च स्तरीय राज्य अधिकारी और उद्योग के नेता पुरस्कार समारोह में शामिल हुए। क्लियर? नेक्स्ट इज PM मोदी टू रिसीव रशियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विस। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को जो रशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो दिया जाएगा फॉर हिज आउटस्टैंडिंग सर्विसेज। तो 2019 में उन्हें यह पुरस्कार मॉस्को कैम्ब्रियल के सेंट कैरी हॉल में प्रदान किया गया था। रूस और भारत के बीच एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के विकास उनके विस्तृत योगदान को आदेश देता है। बेसिकली यह भी दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने में उनके प्रयासों को स्वीकार करता है। तो PM मोदी टू रिसीव रशियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विसेज। क्लियर? तो 2019 में अनाउंस किया गया था, लेकिन औपचारिक रूप से कब दिया जाएगा? अब दिया जाएगा। सो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए। लेट्स क्विक रिवाइज द सेशन कि आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। सो इन टुडेज सेशन फर्स्ट वी हैव डिस्कस सम इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज। हमने कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज समझी, जिसमें हमने सबसे पहले देखा ईरान के राष्ट्रपति का चुनाव। मसूद पेजेशकियन को अभी ईरान का क्या चुन लिया गया है? राष्ट्रपति चुन लिया गया है। उसके साथ साथ हमने देखा मालाबार एक्सरसाइज, जो चीन के बढ़ते तनाव के कारण क्वाड देशों के बीच में कहां पर कंडक्ट की जाएगी? बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट की जाएगी। देन वी हैव डिस्कस सम इंपॉर्टेंट बैंकिंग और फाइनेंशियल न्यूज। तो बैंक और फाइनेंस से रिलेटेड कुछ हमने न्यूज देखी। BSF और SBI ने श्रीनगर में पेड़ों के साथ बड़ो अभियान के लिए साझेदारी की। उसके साथ साथ हमने DMRC और RVNL का MOU देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इंडिया और बाहर बढ़ाने के लिए। बंधन बैंक के MD एंड CEO देखे हमने, रतन कुमार केश को अपॉइंट किया गया है। उसके साथ साथ SN गोयल को IEX बोर्ड का CMD रीअपॉइंट किया गया है। उसके साथ साथ हमने देखा घर घर सोलर इनिशिएटिव उत्तर प्रदेश के वाराणसी से टाटा पावर ने लॉन्च किया है। उसके साथ साथ ICICI लोम्बार्ड ने एलिवेटेड पेश किया है। RBI ने बेसिकली क्वार्टरली मैन्युफैक्चरिंग सर्वे लॉन्च किया है 2024 के लिए। सेबी ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑपरेशंस के लिए। और RBI की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमने देखा कि भारत में जो रोजगार वृद्धि है वो 6% तक बढ़ी है। देन वी हैव डिस्कस सम डिफेंस न्यूज। हमने कुछ डिफेंस से रिलेटेड न्यूज देखी, जिसमें हमने देखा कि भारत का जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा हाई रहा, 1.27 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2024 अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस।
उसके साथ-साथ हमने जोरावर टैंक्स देखे कि भारत में जोरावर टैंक्स गुजरात में प्रोड्यूस किए गए हैं स्वदेशी भारत मिशन के तहत। उसके साथ-साथ इंडिया रशिया का हमने जॉइंट वेंचर देखा जहां पर उत्तर प्रदेश में 35,000 AK 203 राइफल्स इंडियन आर्मी को सौंपी गई हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हमने देखा डिजिटल शक्ति 5.0। उसके साथ साथ इंडियन रेलवे जीएसपी वडोदरा साइन एग्रीमेंट विद एयरबस फॉर एरोस्पेस। उसके साथ साथ नासा ने हैबिटेट वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी टेलीस्कोप लॉन्च करने का प्लान किया है 2050 तक। स्टेनलेस स्टील एंड एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स पर अब आईएसआई का मार्क होना जरूरी है। उसके साथ साथ हमने देखे एआई ऑडिट के लिए कॉर्पोरेट इंडिया के लिए टूल्स डेवलप किए जा रहे हैं और इंडिया ने जेन एआई में 5th रैंक हासिल किया है जहां पर चाइना सबसे आगे है। खेल में हमने लुइस हैमिल्टन ने अभी अपना 9th ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जीता है और इंडिया टीम ने स्क्वैश प्लेयर में स्क्वैश बेसिकली डबल चैंपियनशिप जीत लिया। इंपॉर्टेंट डे में हमने किश्वाहिली लैंग्वेज डे हर साल 7 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। कारगिल वॉर के ऊपर अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर ने एक बुक रिलीज की है। उसके साथ साथ हमने अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से देखा कि हज समिति को अब मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को सौंपा जाएगा और ब्रिटेन की फर्स्ट वुमेन फाइनेंशियल चीफ भी हमने देखी राचेल रीव। उसके साथ साथ समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस में हमने देखा कि जो 46 वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है वहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने परी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। ऑप्चरी में ऑस्कर विनिंग फिल्म प्रोड्यूसर जॉन लॉन्ड्रे की डेथ हो गई है। अवार्ड एंड रिकॉग्निशन में महाराष्ट्र को बेस्ट स्टेट एग्रीकल्चर स्टेट का दर्जा दिया गया है। उसके साथ साथ एचसीएल की रोशनी नडारा उन्हें फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है और शिव शंकरी को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेसी अवार्ड दिया गया है। उसके साथ साथ हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रशिया के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विस जो सर्वोच्च न्याय नागरिक सम्मान है वो मिलेगा। तो ये हमारे टॉपिक्स थे जो आज के लेक्चर में हमने कवर किए। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।